स्वागत है दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मार्क्सवाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मार्क्सवाद को साम्यवाद भी कहा जाता है क्योंकि मार्क्सवाद और साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। आप जानते ही हैं कि मार्क्सवाद के जो प्रतिपादक है वो है कार्ल मार्क्स, और इस विचारधारा का जो उद्देश्य होता है, जिस आदर्श व्यवस्था तक पहुंचाना है, उसका नाम ही साम्यवाद है। और हम जानते ही हैं कि मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसे समाजवाद के दो अन्य रूप, स्वप्नदर्शी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद से अलग किया जा सके। मार्क्सवाद, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, बार बार मैं बात कर रही हूँ कि इसके जो प्रतिपादक है वो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में इसका प्रयोग किया था। आगे चल करके 1917 में लेनिन ने सोवियत रूस में और तथा 1949 में माओ तसे तुंग ने चीन में इसी विचारधारा को आधार बनाया था। आगे हम देखेंगे तो लेनिन और माओ ने भी मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमुख स्तंभ इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली में इसका प्रयोग किया। जहाँ तक भारत की बात की जाए तो मानवेंद्र नाथ राय पर मार्क्सवाद के प्रबल समर्थक थे और लेनिन के सलाहकार के सदस्य भी थे, किंतु 1940 में इनका जो मार्क्सवाद से क्या हो गया था, मोह भंग हो गया था। और बाद में कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू भी मार्क्सवाद का असर आपको देखने को मिले। अब मार्क्सवाद का अर्थ हम जानेंगे तो मार्क्सवाद क्रांतिकारी जो है समाज का एक रूप है। यह आर्थिक एवं सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो ये मार्क्सवाद है वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीति में इसे मार्क्सवाद कहते हैं, तो हिंदी साहित्य में इसे प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद का विचार है कि साहित्य सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्र होते हुए भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह समाज व्यवस्था को बदल सकता है। और अब देखिए, मार्क्सवादी जो विचारधारक थे वो है लेनिन हो गया, लियो टॉस्की हो गया, मैक्सिम गोर्की हो गया, और क्रिस्टोफर कॉर्डवेल और जॉर्ज लुकाच। बहुत बार पूछे जाते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मार्क्सवादी विचारधारा। ये जो विचारधारा है, दो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद के विचारों का मूल आधार है। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, लेकिन मार्क्सवाद ने जो ये द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया था। और मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक को समझने के लिए पहले हमें हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार क्या है, गतिशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की तीन अवस्थाओं, वाद, प्रतिवाद और संवाद आते हैं। हीगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चल करके वाद का रूप ले लेता है, जिनका पुनः प्रतिवाद होता है, और द्वंद्व के बाद संवाद का रूप धारण करता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है, अंत में वह सत्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब हीगल का है कि हम कोई द्वंद्व है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं, और संवाद बाद में क्या आगे बढ़ते बढ़ते वाद में बदल जाता है, जिसका हम क्या करते हैं, पुनः प्रतिवाद करते हैं। इसीलिए हीगल ने तीन अवस्थाओं का विवेचन किया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल से ग्रहण किया है, और हीगल के द्वंद्वात्मकता को तो स्वीकार किया है, लेकिन हीगल के विचारों को उन्होंने अस्वीकार किया है। जहाँ हीगल के विचारों को संसार नियामक तथा विषयात्मक मानता है, वहाँ मार्क्सवाद भौतिक तत्वों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हीगल की जो विचारधारा थे वो विश्व आत्मा, अध्यात्मा पे विश्वास मानता था, जबकि कार्ल मार्क्स भौतिक यथार्थ को महत्व देता था।
और यह भौतिक पदार्थ ही वो संसार का आधार मानता था, मार्क्स का कहना था। आगे हम मार्क्सवादी विचारधारा को समझें। विचारधारा में दो वर्ग थे, एक तो पूंजीपतियों, दूसरा श्रमिक। पूंजीपतियों मतलब होता है धनवान और श्रमिक मतलब निर्धन वर्ग। तो इन दोनों वर्गों के मध्य हमेशा क्या होता रहता था, संघर्ष होता रहता था। इसमें हमेशा श्रमिकों की विजय होगी। इन दोनों वर्गों में से एक तीसरी स्थिति उत्पन्न होती थी जिसे कहते थे साम्यवादी समाज की। इस स्थिति में न कोई वर्ग रहेगा, न वर्ग संघर्ष होगा, न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति थी संवाद की स्थिति। इस प्रकार से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था वो मार्क्सवाद के भौतिक यथार्थ पर आधारित था, क्योंकि मार्क्सवाद ने विचारधारा तो हीगल से लिए थे, लेकिन हीगल जो थे अध्यात्म में विश्वास करता था और मार्क्स ने भौतिकवाद का समर्थन किया था। मार्क्स का मानना था कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में भी हम समाज की प्रगति कर सकते हैं। आदि विचारधारा में दूसरा विचारधारा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवादी की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसकी महत्वपूर्ण माना गया है। मार्क्स ने विचारों में इतिहास की सभी घटनाओं, आर्थिक अवस्था में होने वाले जो परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज तथा समस्त भौतिक अवस्थाओं में आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। मार्क्स अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर मानवीय इतिहास को 6 अवस्थाओं में बताया गया। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को 6 अवस्थाओं में बांटा है। इसको ध्यान में रखना। पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है दास व्यवस्था, और तीसरा है साम्यवादी अवस्था, चौथा है पूंजीवादी अवस्था, पांचवा है समाजवाद और छठवां है साम्यवाद। तो आप सबसे पहले हम आदिम साम्यवाद को समझेंगे। तो जो आदिम साम्यवाद है वो सामाजिक जीवन की पहली अवस्था मानी जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था, जीविकोपार्जन के तरीके बहुत सरल थे, जैसे शिकार करना, मछली मारना, जंगलों के कंदमूल एकत्रित करना, ये उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करना, वह जंगली जानवर से अपनी रक्षा करना, मनुष्य समूह में झुंड बना करके साथ रहते थे, मतलब एक साथ एकता की भावना के साथ वो क्या करते थे, कार्य करते थे। उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे, मतलब जो भी उत्पादन करते थे वो पूरे समाज के साधनों का होता था। लेकिन इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी, न कोई शोषण। उस समय जो आदिम अवस्था साम्यवाद था, न कोई किसी की निजी संपत्ति थी, न कोई शोषक वर्ग था, न शोषित वर्ग था, सब मनुष्य समान थे। इसलिए मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है, क्योंकि कोई किसी के प्रति शोषण ही नहीं कर रहा था, सब मिलजुल करके कार्य कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे दूसरी अवस्था आती है जिसको कहते हैं दास व्यवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, व्यक्तियों ने खेती करना, पशुपालन करना, दस्तकारी करना प्रारंभ। अब इस तरीके से जो उत्पादन बढ़ने लगा तो निजी संपत्ति के विचारों का भी उदय हुआ, जिन्होंने उत्पादन के साधन, भूमि आदि पर भी क्या करने लगे, व्यक्ति अधिकार करने लगे और वे उसका स्वामी कहलाने लगे। कहने का मतलब है एक जिन्होंने अधिकार शुरू किया वे स्वामी कहलाए और दूसरे व्यक्ति पर क्या करने लगे, वो बलपूर्वक काम करवाने लगे, जिसे वो अपना दास कहलाए। समाज 2 वर्गों में, स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता अब क्या हो गई, दास व्यवस्था में समाप्त हो गई। इसी अवस्था से समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य आर्थिक हितों के लिए संघर्ष प्रारंभ होने लगा। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है सामंतवादी अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में धीरे धीरे उन्नति होने लगी तो पत्थरों के औजार, धनुष बाण से निकल करके लोहे के हल आदि का चलन शुरू हुआ। कृषि, बागवानी, दस्तकारी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का भी विकास हुआ। अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे। भूमि और उत्पादन के मध्य साधनों पर
तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था उन्हें जागीरदार व सामंत कहा जाता था। कृषि कार्य करने वाले जो कृषक और दस्तकारी करने वाले जो श्रमिक का वर्ग सामंत के क्या होने लगे, अधीन होने लगे। इस अवस्था को ही सामंतवादी अवस्था कहा जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार इस अवस्था में भी सामंतों और कृषकों दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष होने लगा, क्योंकि दो वर्ग यहाँ भी बनने लगे। अब चौथी स्थिति थी पूंजीवादी अवस्था। ये स्थिति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादनों के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रित होने लगे। अब ये पूंजीपति उत्पादन के स्वामी हो गए। यहाँ वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाने लगा। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी पैमाने पे होने लगा। अतः श्रमिक स्वतंत्र होकर के कार्य करते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन का साधन नहीं होते थे। अतः वह अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए श्रम बेचने को बाध्य होते थे। निजी लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का क्या करने लगा, शोषण करने लगे। तो इस तरीके से दोनों वर्गों में क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और उसके बाद पांचवी स्थिति आती है समाजवाद। इसे सर्वहारा की तानाशाही या श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था भी कहा जाता है। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के माध्यम से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष, जब पूंजीपतियों की पराजय होती है तब पूंजीवाद समाप्त होकर के ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे, श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था कह रहे थे। आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते। अब लास्ट अंतिम अवस्था है साम्यवाद। मानव इतिहास की अंतिम अवस्था जो रजविहीन और वर्गहीन समाज की अवस्था आएगी। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा गया है। इस समाज में न शोषक वर्ग होंगे न शोषित वर्ग होंगे। यह जो बीच की स्थिति होगी यही साम्यवाद की स्थिति मानी जाएगी। स्थिति में व्यक्ति आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसकी प्राप्ति करेगा। इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था के नाम से जाना जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता रुचि के अनुसार कार्य करने लगेगा तथा उसे ज़रूरत के अनुसार उपलब्धियां भी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। मार्क्सवाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो यूजीसी नेट की नेक्स्ट टॉपिक में अंतर्गत होगी। धन्यवाद।